Hello everyone, I am Mamta Goyal. Today we will discuss domestic territory. It is the important term from the national income of class 12 macroeconomics. Generally, domestic territory means the political boundary of a country. Generally, political boundary क्या होती है? उस देश की domestic territory होती है. However, for the purpose of the national income accounting, it includes and excludes some of the areas. हम इसमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. सपोज ये इंडिया का मैप है. इंडिया की जो ये पॉलिटिकल बाउंड्री है, जितनी भी पॉलिटिकल बाउंड्री है, जनरली इसको क्या बोला जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. क्या बोला जाएगा? जो भी आपकी ब्लैक वाली आउटलाइन दिख रही है, ये पॉलिटिकल बाउंड्री हुई इंडिया की, और यही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा जनरली. फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के पर्पज से इसका कुछ एरिया, यानी जो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री का कुछ एरिया है, उसको क्या किया जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. और पॉलिटिकल बाउंड्री के आउटसाइड का कुछ एरिया क्या किया जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा. क्लियर हुआ? जो पॉलिटिकल बाउंड्री हुई इंडिया की, वो जनरली क्या कहलाई जाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी कही जाएगी. और नेशनल इनकम के पर्पज से पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर का कुछ हिस्सा क्या होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. और पॉलिटिकल बाउंड्री का कुछ हिस्सा क्या होगा? कुछ एरिया उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में. क्लियर हुआ? ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं. इसमें सबसे पहले हम जनरली देखेंगे कि इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी बोला गया है. फिर उसके नेशनल इनकम के पर्पज से क्या किया गया है? इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री का कुछ एरिया क्या किया गया है, जो एक्सक्लूड कर दिया गया है. और इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर का कुछ एरिया इंक्लूड कर दिया गया है. अब हमें देखना क्या है कि किस एरिया को हमें एक्सक्लूड करना है और किस एरिया को हमें इंक्लूड करना है. According to systems of national accounts, economic territory or the domestic territory is geographically territory administered by a government within which persons, capitals and goods circulate freely. यानी जो हमारी ये पॉलिटिकल बाउंड्री हुई, जोग्राफिकल बाउंड्री हुई, इसमें क्या होगा? जो पर्सन होंगे, कैपिटल होगी और गुड्स होंगे, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए क्या हमें वीजा बनवाना पड़ता है? नहीं बनवाना पड़ता. क्या हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं लेनी पड़ती. वो फ्रीली मूव हो जाते हैं. कोई भी व्यक्ति एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है. कोई भी गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकती है. और कोई भी कैपिटल, यानी इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में किसी को भी सर्कुलेट कर दिया जाता है. नाउ डिस्कस डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या क्या इंक्लूड किया जाता है. एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. एयर स्पेस एंड टेरिटोरियल वाटर्स. टेरिटोरियल वाटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्युअस जोन्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. टेरिटोरियल वाटर जो होता है हमारा 12 नॉटिकल माइल्स होता है. कितना होता है? 12 नॉटिकल माइल्स. और कॉन्टिग्युअस जोन्स कितना होता है? ये बेस लाइन से मेजर किया जाता है. कॉन्टिग्युअस जोन्स कितना होता है? 24 नॉटिकल माइल्स. और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा होता है 200 नॉटिकल माइल्स. क्लियर? नॉटिकल माइल्स होता क्या है? नॉटिकल माइल्स क्या है? मेजर करने की एक यूनिट होती है. 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर. क्लियर? किलोमीटर से तो आप परिचित ही है. ये हो गई इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री. यहाँ पर एक बेस लाइन होती है. तो इस बेस लाइन के पास जो बीच का हिस्सा होता है आपका, ये कहलाता है आपका इंटरनल सी. क्या कहलाता है? ये इंटरनल सी. और इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, ये हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? आपका टेरिटोरियल सी. क्या कहलाएगा? ये टेरिटोरियल सी. इस टेरिटोरियल सी में क्या होता है? जो इंडिया के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया की गवर्नमेंट का यहाँ पर पूरा राइट होगा. और उसके इंडिया की गवर्नमेंट के ही रूल्स ऑफ रेगुलेशन इसमें चलेंगे. सपोज कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर कोई क्राइम करता है, तो इंडिया की गवर्नमेंट को राइट होता है कि वो उसको पनिशमेंट दे. क्लियर? ये टेरिटोरियल सी जो है हमारा 12 नॉटिकल माइल्स है. कितना है ये? 12 नॉटिकल माइल्स. बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स क्या होगा हमारा? कॉन्टिग्युअस जोन. ये क्या है? 24 नॉटिकल माइल्स. इसको क्या कहेंगे हम? कॉन्टिग्युअस जोन. क्लियर? टेरिटोरियल सी से ये कितना होगा? 12 नॉटिकल माइल्स होगा. बेस लाइन से कितना होगा? ये
24 नॉटिकल माइल्स होगा। क्लियर? तो ये जो एरिया है इस पर हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, कस्टम ड्यूटी चार्ज लगाएगी। मीन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यदि एंट्री करता है या कोई वर्क करता है तो उसे कस्टम ड्यूटी चार्ज देना होगा, और यहाँ से कोई प्लेन भी जाता है तो उसको भी हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी चार्ज देना होगा। उसके बाद आता है आपका एक्सक्लूसिव जोन। एक्सक्लूसिव जोन क्या होता है हमारा, 200 नॉटिकल माइल्स होता है। कितना होता है? 200 नॉटिकल माइल्स। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं चलते हैं, लेकिन इस एरिया में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ये तीनों पार्ट कौन कौन से हमारे, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्युअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये तीनों पार्ट हमारे टेरिटोरियल वाटर के पार्ट हुए, और ये तीनों हमारे क्या हुए, डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट हुए। और इसके ऊपर का जो हमारा एयर स्पेस होगा वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। और ये सभी कंडीशन सभी कंट्री के साथ लागू होगी। उन्हीं में जैसे 12 नॉटिकल माइल्स क्या होगा हमारा, टेरिटोरियल सी होगा, और 24 नॉटिकल माइल्स क्या होगा, कॉन्टिग्युअस जोन्स होगा। किसी भी कंट्री के पास होगा वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ये इंडिया के पास है टेरिटोरियल वाटर, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुआ। इसके ऊपर का एयर स्पेस है वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुआ। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ लाइंग इन द टेरिटोरियल वाटर। कहाँ पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ? टेरिटोरियल वाटर में। और विच द कंट्री एंजॉय द एक्सक्लूसिव राइट। यहाँ पर कंट्री क्या करती है, एक्सक्लूसिव राइट को एंजॉय करती है, मीन जो उसके विशेष अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज अ स्मॉल कर्व। ये क्या होते हैं, स्मॉल कर्व होते हैं इनसाइड द सी बेल्ट। टेरिटोरियल वाटर में होते हैं, इनसाइड द सी बेल्ट छोटे छोटे कर्व बने हुए होते हैं ऐसे नीचे। कहां पर? सी बेल्ट पर, इनसाइड द सी बेल्ट। क्लियर? कॉन्टिनेंटल सेल्फ कंटेन वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और इनको यूज क्यों किया जाता है, इनका बेनिफिट क्या है? यहाँ पर क्या मिलते हैं हमें, वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे ऑयल, गैस एंड मिनरल्स। क्लियर? कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहाँ पाए जाते हैं, टेरिटोरियल वाटर में पाए जाते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ होते क्या है, इसमें क्या होता है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें ऑयल और गैस, मिनरल्स, ये सभी चीजें यहाँ पर रिसोर्सेज हमें मिलती है। इंक्लूड्स। अब देखते हैं कि इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। नंबर 1, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट owned and operated by the normal residents between two or more countries। शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यदि शिप्स और एयरक्राफ्ट इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा क्या किया गया, ऑपरेट किया गया, ओन किया गया, ऑपरेट किया गया, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अब नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट मीन क्या होता है कि एक व्यक्ति इंडिया में 1 साल या उससे अधिक रह रहा है तो वो उसका इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। यदि इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट शिप्स और एयरक्राफ्ट को ओन भी कर रहा है, ऑपरेट भी कर रहा है बिटवीन 2 और मोर कंट्री, यानी कंट्री अलग अलग है लेकिन ऑपरेट करने वाला क्या है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। किसको ऑपरेट किया जा रहा है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट को, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, इंडिया की। यानी जिस भी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट उसको ऑपरेट करेगा, शिप्स और एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेगा, वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, airplanes operated by Air India, Indian Airlines between China and Australia are part of the domestic territory of India। यानी एक इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन है, वो ओन्ड और ऑपरेटेड किसके द्वारा किया जा रहा है, इंडियन एयरलाइंस के द्वारा। और कहां पर ऑपरेट किया जा रहा है, चाइना में और ऑस्ट्रेलिया में। तो जो ये ऑपरेट किया जा रहा है, कहाँ कहाँ किया जा रहा है, चाइना और ऑस्ट्रेलिया में। किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, इंडियन एयरलाइंस के द्वारा। तो ऑपरेट तो ये 2 कंट्री के बीच में हो रहा है, लेकिन ऑन और ऑपरेटेड किसके द्वारा हो रहा है, इंडियन एयरलाइंस के द्वारा। तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुआ, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुआ। ये चाइना और ऑस्ट्रेलिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे, लेकिन जो ये एयरप्लेन्स एयरप्लेन्स जो किसके द्वारा ऑपरेटेड हो रहे हैं, इंडियन एयरलाइंस के द्वारा, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। नेक्स्ट वन, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म।
operated by the normal residents of a country in the international waters where they have exclusive right of the operation। यानी कोई फिशिंग वेसल है, वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है, वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है? इंडिया के और नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं? इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यदि वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है? ऑपरेट किया जा रहा है, और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है वो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा क्या जा रहा है? ऑपरेट किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? इंटरनेशनल वाटर में, तो भी वो क्या होगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अभी फिशिंग वेसल्स क्या होते हैं? फिशिंग वेसल्स वो होते हैं जिससे क्या होता है? मछली पकड़ने वाली नाव। ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स क्या होते हैं? ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स, इसको इंटरनेशनल वाटर में क्या किया जाता है? कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, एक बोट की तरह से होता है। इसको कहाँ कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है? इंटरनेशनल वाटर में। और किस लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है? जिससे कि एक्सप्लोर किया जा सके, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया जा सके। किसको? ऑयल को और नेचुरल गैस को एक्सप्लोर किया जा सके। कहां से? इंटरनेशनल वाटर से। क्लियर? ऑयल और नेचुरल गैस। अब क्या हुआ? फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म क्या हुआ? ये भी एक तरह का शिप होता है, शिप ही समझ लीजिए। इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाता है? इंटरनेशनल वाटर में। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स को इंटरनेशनल वाटर में क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है? जिससे कि मिनरल्स को एक्सप्लोर किया जा सके। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिशिंग वेसल्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन। फिशिंग वेसल है यानी मछली पकड़ने वाली नाव है जिसको ऑपरेट कर रहा है इंडियन फिशरमैन। तो डोमेस्टिक, किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? क्योंकि इंडियन फिशरमैन किसका रेजिडेंस है? इंडियन रेजिडेंस है। नॉर्मल रेजिडेंस किसका है? वो इंडिया का। तो इन द इंटरनेशनल वाटर ऑफ द इंडियन ओशियन विल बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी इंडिया का फिशरमैन यदि फिशिंग वेसल को ऑपरेट कर रहा है इंटरनेशनल वाटर में, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। थर्ड वन, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री। ऑफ अ कंट्री यहाँ पे क्या मान देते हैं? इंडिया को। लोकेटेड अब्रोड, यानी इंडिया की एम्बेसी कहाँ लोकेटेड है? अब्रोड में। इंडिया की कॉन्सुलेट्स कहाँ लोकेटेड है? अब्रोड में। इंडिया की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहाँ लोकेटेड है? अब्रोड में। अब्रोड में लोकेटेड होने के बाद भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। अब एम्बेसीज क्या होती हैं? एम्बेसीज का मीन क्या होता है? एम्बेसीज ऑफिस होते हैं जहां पर वीजा वगैरह के लिए अप्लाई किया जाता है। इसको जो ये अब्रोड में लोकेटेड होती है, और यहाँ पर इंडियंस क्या करते हैं? अपने वेलफेयर के लिए और बेनिफिट के लिए एडवाइस लेते हैं, और वीजा के लिए भी अप्लाई यहाँ पर ही किया जाता है। सपोज ये यूएसए है, यहाँ पर एक इंडियन एम्बेसी है, तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्लियर? ये क्या हुआ? यूएसए। ये क्या है? हमारा इंडिया, इंडिया की एम्बेसी। तो इंडिया की एम्बेसी किसका पार्ट होगी? किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। हालांकि ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं आता है, लेकिन अब्रोड में सिचुएटेड होने के बावजूद ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। जिस कंट्री की एम्बेसी होगी उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। कॉन्सुलेट्स, कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? ऑफिस होते हैं। सपोज ये यूएसए है, यहाँ पर एक इंडिया का कॉन्सुलेट है। ये यूएसए है, यहाँ पर एक इंडिया का ऑफिस है जिसे बोला जाएगा कॉन्सुलेट। और यहाँ पर क्या होते हैं? इंडिया के कॉन्सुल्स आकर रहते हैं। कॉन्सुल्स क्या होते हैं? जैसे कि एक इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? एक व्यक्ति को, एक ऑफिसर को अपॉइंट कर कॉन्सुलेट में रहने के लिए भेज देती है। एज ए कॉन्सुल अपॉइंट कर कॉन्सुलेट में रहने के लिए भेज देती है। किस लिए भेजती है? टू प्रमोट द इंटरेस्ट, यानी इंडिया के वेलफेयर के लिए, इंडिया के बेनिफिट के लिए, और यूएसए में रहने वाले जो इंडियंस हैं उनके वेलफेयर के लिए और उनके बेनिफिट के लिए क्या करती है? इंडिया क्या करती है? अपने कॉन्सुल को यूएसए में या किसी और कंट्री में रहने के लिए भेजती है। तो जिस व्यक्ति को, ऑफिसर्स को लाइसेंस देकर भेजा जाता है वो कॉन्सुल होते हैं, और जहां पर जाकर वो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सुलेट कहलाते हैं। लोकेटेड कहाँ है? अब्रोड में। लेकिन ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? ये हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। जैसे कॉन्सुलेट्स क्या है? कहाँ है? लोकेटेड है अब्रोड में। लेकिन किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुआ? इंडिया का कॉन्सुलेट है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। यहाँ पर जैसे मैंने बताया यूएसए में क्या है? एक कॉन्सुलेट है इंडिया का, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुआ? इंडिया की। इसी तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है,
कहाँ पर है? अब्रोड में लोकेटेड है, लेकिन वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? इंडिया की। एक एग्जांपल ले लेते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। इसमें क्या हुआ, जैसे चाइना और अफगानिस्तान, इन दोनों कंट्री के बीच में युद्ध हो जाता है, वॉर होता है, तो इंडिया क्या करती है? अफगानिस्तान को सपोर्ट करती है। इंडिया क्या करती है? अफगानिस्तान को सपोर्ट करती है। तो इंडिया अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिश करती है इसमें अफगानिस्तान में। तो जो ये मिलिट्री एस्टेब्लिश है, किसकी पॉलिटिकल बाउंड्री में है? अफगानिस्तान की। लेकिन किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। क्लियर? तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री की एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो एब्रोड में लोकेटेड होती है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट उसी की होती है जिसकी वो एम्बेसी होती है, जिसका वो कॉन्सुलेट होता है और जिसकी वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसीज इन यूएसए इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूएसए में जो एम्बेसी है इंडिया की, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुआ? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुआ। अब कॉन्सुलेट्स का मीनिंग देख लेते हैं। इट इज एन ऑफिस और बिल्डिंग यूज्ड बाय द कॉन्सुल। एक बिल्डिंग होती है, ऑफिस या बिल्डिंग होती है, वो क्या करता है? कॉन्सुल यूज करता है। एन ऑफिसर कमीशन्ड बाय द गवर्नमेंट, उसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? सर्टिफाइड किसके द्वारा किया जाता है? लाइसेंस उसको गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। टू रिसाइड इन द फॉरेन कंट्री, कहाँ रहने के लिए भेजता है? फॉरेन कंट्री में रहने के लिए भेजता है। टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री टू विच ही बिलोंग, किसके लिए? टू प्रमोट द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। यानी जैसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो इंडिया के वेलफेयर के लिए, इंडिया के बेनिफिट के लिए इंडिया की गवर्नमेंट एक ऑफिसर को लाइसेंस देकर अदर कंट्री में कॉन्सुल के रूप में भेजती है। वो ऑफिस क्या कहलाएगा? कॉन्सुलेट। और वहां पर भी, यानी अब्रोड में जहां पर हमारे इंडियन के क्या होंगे? कॉन्सुलेट्स होंगे, तो उस कंट्री में जो इंडियंस रहते हैं उसके वेलफेयर और बेनिफिट के लिए भी इनको क्या किया जाता है? ऑफिस को सिचुएटेड किया जाता है, कॉन्सुलेट्स को सिचुएटेड किया जाता है। जैसा कि आपने देखा है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट कहाँ ऑपरेट किए जा रहे हैं? इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो भी ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसी तरह से फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ये भी क्या करते हैं? इंडिया इंटरनेशनल वाटर में फ्लोट करते हैं। तो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर है इंटरनेशनल वाटर में, तो ये भी क्या है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। यानी मीन इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर होने के बावजूद भी इसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह से एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये भी इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर है, तो इसको भी क्या किया जाता है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं एक्सक्लूड, कि इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में होने पर भी इसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, इसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे पहले देखते हैं, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, किसी भी कंट्री की एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यदि वो इंडिया में है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी जिस कंट्री की वो एम्बेसी है, जिस कंट्री का वो कॉन्सुलेट्स है, जिस कंट्री की वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। क्लियर? जैसे ये एम्बेसी है, यहाँ पर यूएसए की एम्बेसी बनी, किसकी है ये? यूएसए की एम्बेसी है, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुई है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुई है यूएसए की, यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुई, क्योंकि एम्बेसी किसकी है? यूएसए की। क्लियर? इस तरह से जो कॉन्सुलेट्स होते हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, वो भी किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? जिस कंट्री की होगी। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया में सिचुएटेड है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी जिस कंट्री की वो होगी। यहाँ पर यूएसए की एम्बेसी थी तो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुई। चाइना की एम्बेसी है तो वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। पाकिस्तान की एम्बेसी है तो वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। मीन जिस कंट्री की भी वो एम्बेसी है वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, हालांकि वो क्या है? इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में इंक्लूड है, लेकिन वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं है। कॉन्सुलेट्स आपको क्लियर हो गए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सपोज चाइना और इंडिया के बीच में वॉर होता है,
तो रशियन क्या करती है, इंडिया को सपोर्ट करती है और इंडिया में अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिश कर देती है। तो किसकी पॉलिटिकल बाउंड्री में आएगी, ये हो गया आपका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। किसका है ये, रशिया का। किसकी हेल्प के लिए है, इंडिया की हेल्प के लिए है। किसकी पॉलिटिकल बाउंड्री में है, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में। लेकिन ये डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी कहलाएगी, रशिया की। मीन जिस कंट्री की वो मिलिट्री होगी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होगा, उसी कंट्री की वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, एक अमेरिकन एम्बेसी है, जैसे मैंने यूएससी की बताई है, अमेरिकन एम्बेसी है इन इंडिया, इट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अमेरिका दो इट इज सिचुएटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री में है, तो भी ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, अमेरिका की। जिस भी कंट्री की वो एम्बेसी होगी, उसी कंट्री की वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। इंडिया में सिचुएटेड है, इसका मीन ये नहीं है कि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। पॉलिटिकल बाउंड्री किसकी है, इंडिया की, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है, यूएसए की। या जिस भी कंट्री की वो एम्बेसी है, उसी कंट्री की वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, WTO, UNO लोकेटेड विद द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। जैसे सपोज ये इंडिया का मैप हुआ, यहाँ पर क्या है, एक WHO का ऑफिस है, तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, नहीं। किसकी बाउंड्री में है, पॉलिटिकल बाउंड्री में, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में। लेकिन ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, WHO का ऑफिस, जो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में लोकेटेड है। लेकिन किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, जहां पर इसका हेड ऑफिस होगा। WHO का हेड ऑफिस जहां पर होगा, वहीं की वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में होने के बावजूद भी ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। देखिए, ऑफिस ऑफ WHO इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री वेयर हेड ऑफिस ऑफ द WHO इज सिचुएटेड। कहां पर, जहां पर WHO का हेड ऑफिस होगा, वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में इसका ऑफिस होने के कारण भी ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं हो। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमें देखना है कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सा आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, कि क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। एन इंडियन कंपनी, एक इंडिया की कंपनी है इन लंदन, लंदन में, क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये लंदन में है, क्या ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है। आप कहेंगे नो, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं आता है। उसके बाद हम किस पर जाएंगे, यदि ये नहीं आता है तो हम जाएंगे इंक्लूड्स पर। क्या क्या इंक्लूड किया गया था, क्या ये इंडिया के शिप्स एंड एयरक्राफ्ट में इंक्लूड है, नो। क्या ये फिशिंग वेसल्स है, नो। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है, नो। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, नो। कॉन्सुलेट्स है, नो। एम्बेसी है, नो। तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। देखिए, इंक्लूड्स में सबसे पहले हमने पॉलिटिकल बाउंड्री में चेक किया, ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं आता क्योंकि ये लंदन में सिचुएटेड है। उसके बाद हमने शिप्स और एयरक्राफ्ट देखा, क्योंकि हमने इसको इंक्लूड किया था, तो नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, तो क्या इसमें इंक्लूड है ये, नो। उसके बाद हम देखते हैं एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, क्या इसमें इंक्लूड है, नो। तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, क्या ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में है, यस। तो यस है तो हम देखेंगे एक्सक्लूड में, तो एक्सक्लूड में क्या क्या आता था, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो उसमें आता है ये, नहीं आता। क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस में आता है, आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में आता है, कॉन्सुलेट्स में आता है, एम्बेसीज में आता है, नो, नहीं आता है। उसके बाद क्या ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं। तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, क्योंकि इसको किसी भी तरह से एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है। क्लियर। तो इसका आंसर होगा आपका यस। सबसे पहले हम पॉलिटिकल बाउंड्री चेक करेंगे, उसके बाद हम इंक्लूड और एक्सक्लूड को चेक करेंगे। पॉलिटिकल बाउंड्री यदि यस होती, नो होती है,
तो इंक्लूड्स में देखेंगे कि क्या उसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जा रहा है। यदि आपका पॉलिटिकल बाउंड्री में आंसर आपका यस आता है तो उसमें एक्सक्लूड में देखेंगे क्या इसको पॉलिटिकल बाउंड्री से एक्सक्लूड किया जा रहा है। क्लियर। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, तो जो एम्बेसी है वो किसकी है, रसिया की है, लोकेटेड कहाँ है, इंडिया में है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट किसकी होगी, रसिया की। क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, ये तो बहुत ही सिंपल है, नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, नो, क्योंकि जिस कंट्री की वो एम्बेसी होगी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट भी उसकी होगी, लोकेटेड वो कहीं भी हो। तो रसिया की एम्बेसी है तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, रसिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं हो। नेक्स्ट वन, इंडियन एम्बेसी इन जापान। अब एम्बेसी किसकी है, इंडिया की, लोकेटेड कहाँ है, जापान में। तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, मैंने अभी बताया, जिस भी कंट्री की एम्बेसी होगी उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। तो इंडिया की एम्बेसी है तो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो। नेक्स्ट वन, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू द गूगल इन अमेरिका। तो जो ये बिल्डिंग है कहां पर है, अमेरिका में। क्या ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है, नो। तो उसके बाद हम देखेंगे इंक्लूड्स में, क्या इसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। ये जो बिल्डिंग है शिप्स एयरक्राफ्ट में नहीं आती। उसके बाद हम देखेंगे फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, तो उसमें भी नहीं आती है बिल्डिंग। नेक्स्ट वन क्या आता है आपका, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, नो। तो इसलिए इंक्लूड्स, तीनों पॉइंट्स इंक्लूड ना होने के कारण ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट वन, कंपनी इन इंडिया, एक कंपनी है इंडिया में ही, ओन्ड बाय जैपनीज, ओन्ड किसके द्वारा है, जैपनीज के द्वारा। अब किसकी पॉलिटिकल बाउंड्री में आ रही है ये, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री। कहां पर है ये कंपनी, इंडिया में है। तो यस, पॉलिटिकल बाउंड्री में यस हो गया, यस का मीन फिर उसके बाद देखेंगे हम एक्सक्लूड। एक्सक्लूड, क्या ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, नो। क्या ये कॉन्सुलेट्स है, नो। क्या ये एम्बेसी है, नो। तो ये तीनों नहीं है तो इसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। क्या ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नो। तो ये हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, इंडिया की। तो ये क्या हो गया, यस। Clear? I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody want video on any topic, please let me know in the comment section. I will try to make video on that topic as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.